हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इस पार्ट 2 में पार्ट 1 के बचे हुए बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। राइट, तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि हम जानते हैं, पिछली क्लास में हमने MCQ के 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो बच्चों, आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। जो एक रिएक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, इसके हिसाब से हमें बताना है जो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट, यहाँ देखिए बच्चों, आपको रिएक्शन दिया गया है 3Fe प्लस में 4H2O इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट बन रहा है Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। मीन्स जब आयरन को रिएक्ट करवाया गया वाटर के साथ, तो प्रोडक्ट कौन से मिले हमें, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि आयरन के साथ वाटर ने जब रिएक्ट करा तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया और आयरन बन गया Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड। और वाटर ने आयरन को ऑक्सीडाइज तो कर दिया, लेकिन खुद रिड्यूस हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन जब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो वो खुद रिड्यूस हो जाता है। राइट, तो चलिए यहाँ देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या दी गई हैं। ए देखिए, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। यस, आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई तो आयरन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया। और ऑक्सीडेशन की यही खासियत होती है कि जब किसी मेटल या फिर किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो हम कहते हैं कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो गया है। और जिसने वो ऑक्सीडेशन कराया, जैसे वाटर की वजह से आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये वाटर क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। बी देखिए, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। यहाँ पर देखिए, वाटर ने ऑक्सीडाइज कर दिया आयरन को लेकिन खुद रिड्यूस हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो पहली दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बच्चों। सी देखिए, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों, वाटर ने आयरन को ऑक्सीडाइज किया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना कि रिड्यूसिंग। तो ऑप्शन डी, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा ऑप्शन ए, बी एंड डी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ए, बी एंड डी। तो ए, बी एंड डी कहाँ पर है बच्चों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ए, बी एंड डी राइट स्टेटमेंट है, तो यही हमारा सही आंसर है। राइट, तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या दिया गया, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम। बच्चों, साफ दिख रहा है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, ये एग्जाम्पल जब भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझाया जाता है तो ये एग्जाम्पल हमेशा रखा जाता है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड का बेरियम वो सल्फेट के साथ जुड़कर बेरियम सल्फेट बन जाता है, और अमोनियम क्लोराइड के साथ जुड़कर अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होती है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है प्रेसिपिटेट हमेशा बनते हैं। राइट, तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर स्टेटमेंट हम देखेंगे, स्टेटमेंट क्या दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। देखिए बच्चों, कौन सा रिएक्शन यहाँ पर, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये रिएक्शन है ना बच्चों। यस, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है, क्योंकि जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तो प्रेसिपिटेशन बनते हैं। तो ये बच्चों, बी एंड डी आर द राइट ऑप्शन। तो बी एंड डी कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन डी, बी एंड डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, बी एंड डी। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन सिचुएशन। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। बच्चों, जब भी सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोजर दिया जाता है, मींस सनलाइट की प्रेजेंस में उसको रखा जाता है, तो क्या होता है, वो ग्रे हो जाता है। क्यों ग्रे होता है, क्योंकि फॉर्मेशन
ऑफ सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये होता है बच्चों, जब भी सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रख देते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर हो जाती है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन हो जाता है और सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग डीकम्पोज हो जाते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर की वजह से वो जो ग्रे कलर बनता है वो इसी वजह से बनता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ऑप्शन नंबर 1 ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका ऑप्शन 2 देखिए बच्चों, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। नहीं बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का सब्लिमेशन मीन्स कि वो ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ऐसा नहीं होता। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि कोई सॉलिड स्टेट से सीधा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर होती है, ना कि सब्लिमेशन। थर्ड देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस तो होती है, लेकिन जो ग्रे कलर होता है वो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर की वजह से होता है, राइट। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा गया और उससे डीकम्पोजिशन हुआ, ना कि ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर सिर्फ जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वही ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 ये करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ओनली 1। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड मेटल एक्स इज यूज फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक्स। रेल ट्रैक्स में जब वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और मेटल एक्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तभी वेल्डिंग हो पाती है। तो हमें ये बताना है कि मेटल एक्स ये कौन सा है। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर बताया गया कि द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड को जब मेटल एक्स के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया जाता है वेल्डिंग के दौरान, तो बच्चों हमें ये बताना है कि एक्स मेटल क्या है। बच्चों, जब भी वेल्डिंग होती है तो याद रखना एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम डस्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आयरन ऑक्साइड का होता है वो एल्यूमिनियम के साथ होता है, राइट। और जब वेल्डिंग की जाती है तो एल्यूमिनियम डस्ट का ही यूज़ किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि जब भी वेल्डिंग की बात की जाएगी तो वहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल पाया जाएगा, राइट। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 15 में है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिवन बिलो। यहाँ देखिए बच्चों, जब केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडीन के बीच में तो क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन आयोडीन से जुड़कर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है और सल्फर अलग हो जाता है। तो बच्चों, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। आपको मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो वो होता है ऑक्सीडेशन। या फिर अगर उस मेटल के साथ जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाए तो भी उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड का जब आयोडीन से रिएक्ट करवाया गया तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन उस आयोडीन के साथ अटैच हो गई। तो मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसने किया? आयोडीन ने। तो आयोडीन क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इस आयोडीन ने हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन गैस हटा दी और खुद जाकर रिड्यूस हो गया। तो आयोडीन इज़ काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेता है, क्योंकि किसी मेटल से हाइड्रोजन का रिमूव होना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर उस मेटल के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन माना जाता है, राइट। और रिडक्शन क्या होता है बच्चों? किसी मेटल में से या किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन का हटना, या फिर उस कंपाउंड में या उस मेटल के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना, ये होते हैं रिडक्शन, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्ट आयोडीन से कराया गया तो हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जाकर हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाती है और सल्फर अलग हो जाती है। मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव होकर इस आयोडीन के साथ जुड़ गई और आयोडीन था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ठीक है, तो स्टेटमेंट देखेंगे बच्चों। अब स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन्वॉल्व इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बताने हैं इस रिएक्शन में कौन है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आयोडीन ने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लिया और हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन हटा दी गई, तो मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो गया। तो आयोडीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और साथ में रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि दूसरे को रिड्यूस करता है। मींस हाइड्रोजन सल्फाइड की हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जुड़ गई, तो मतलब आयोडीन का हो गया रिडक्शन। और रिडक्शन किसने किया, हाइड्रोजन सल्फाइड ने। सो हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है एंड आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं, राइट। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ बच्चों, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। और रिडक्शन में क्या होता है, उस कंपाउंड में से ऑक्सीजन या तो हट जाए या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए। तो बच्चों ऊपर वाला ये तो है ऑक्सीडेशन, और जो अभी बताया जिसमें से ऑक्सीजन हट जाती है एंड हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, ये होता है रिडक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर दिखाया, हाइड्रोजन सल्फाइड को जब आयोडीन से रिएक्ट करवाया गया तो आयोडीन के साथ हाइड्रोजन गैस अटैच हो गई, तो मतलब आयोडीन का हो गया रिडक्शन। और रिडक्शन किसने किया, हाइड्रोजन सल्फाइड ने, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट माना गया। और आयोडीन ने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन हटा दी, तो मीन्स आयोडीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपके दोनों आंसर हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बच्चों किसी भी ऑयल से बने खाने को लंबे समय तक स्टोरेज करने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, हीलियम एंड नाइट्रोजन गैस। यस, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हीलियम एंड नाइट्रोजन गैस। जैसे आपने चिप्स के पैकेट में भी देखा होगा कि चिप्स का पैकेट बिल्कुल भरा हुआ नहीं होता, लेकिन वो उसके अंदर एक गैस भरी गई होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस या फिर हीलियम गैस कई बार यूज़ कर ली जाती है, क्योंकि ये ऑयली फूड को सड़ने से बचाते हैं और लंबे समय तक उनकी स्टोरेज की जा सकती है, राइट। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ देखिए, द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आपको दिया भी हुआ है बच्चों, आप देख सकते हो उसको आप। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है तो बच्चों वो रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल होता है। एंड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो कि प्रॉपर कार्बन होते हैं बच्चों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, तो जब कार्बन का कंबशन होता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, राइट। सो द कार्बन कंपाउंड इन द फॉसिल फ्यूल reacts with oxygen in the presence of a heat source to form carbon dioxide gas and water molecule. So energy is also needed for the fossil fuel to react with oxygen. So the energy used in the portion of combustion is an endothermic reaction. बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि लकड़ी जलाई गई या कुछ कोयले जलाए गए, तो ये फॉसिल फ्यूल का ही एग्जाम्पल है। जो कोयला होता है, कोल होता है, वो एक फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल माना जाता है, राइट। तो जब इस फॉसिल फ्यूल, इस कोल को जब जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के लिए कुछ हीट देनी पड़ती है, इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल माना जाता है। क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या होता है, जब किसी रिएक्शन को करवाया जा रहा है तो उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए पहले हीट एनर्जी देनी होती है। तो आपने देखा इस कोल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो रिएक्ट करवाने से पहले हीट दी गई ताकि वो जले और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो पाए। तो बच्चों ये जो रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको यहाँ बताया गया है, राइट।
तो बच्चों अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, विच कंडीशन आर फुलफिल्ड इन केस ऑफ कंबशन। अब कंबशन के केस में कौन कौन सी कंडीशन हैं जो कि फुलफिल होते हैं, आइए जानते हैं। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। बच्चों ऑक्सीजन, जब कार्बन जो फॉसिल है, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया जाता है तो CO2 बनती है ना। तो बच्चों ऑक्सीजन ने क्या करा, कार्बन का ऑक्सीडेशन किया और खुद रिड्यूस हो गई, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं लेकिन खुद रिड्यूस हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन, बर्निंग कंपाउंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। यस, कार्बन को जब जलाया गया तो उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो बन जाता है CO2 गैस। एंड मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो किसी भी मेटल या फिर किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन सी देखिए, ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज किया है कार्बन को, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना कि रिड्यूसिंग। तो बच्चों आपने देखा ऑप्शन ए एंड बी दोनों ठीक हैं और डी ऑप्शन जो है और उसमें आपको बताया गया कि ऑप्शन ए एंड बी आपके राइट आंसर हैं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ऑप्शन ए और बी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट थी। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एंड बी, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें बताया गया कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन के दौरान कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर ले, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो बच्चों वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यस, वो ऑक्सीडाइज हो गया है, राइट। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ऑक्सीडाइज्ड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, देखिए, What happens when a substance loses oxygen during reaction? जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर दे तो मतलब उसका रिडक्शन हो गया है, तो दैट सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, राइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया गया, एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्व इन फॉलोइंग प्रोसेस, कोरोजन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। बच्चों जितने भी रिएक्शन यहाँ पर आपको बताए गए, जैसे कोरोजन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा, वो एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस भी रेडॉक्स होता है एंड रेस्पिरेशन भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑल ऑफ द अबव जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि इन तीनों के तीनों रिएक्शंस में आप देखोगे कि रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर होता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिड्यूस्ड। क्या ये सही है? यस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिड्यूस्ड होती है और खुद रिड्यूस होकर जो दूसरा सब्सटेंस होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। जब आप रिएक्शन देखोगे फोटोसिंथेसिस का तो बच्चों आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिडक्शन होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बच्चों क्या दिखाया गया कि एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट के कुछ ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं और उसको नीचे जो फ्लेम है उससे गर्म किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्या देखोगे, उस टेस्ट ट्यूब के तली में जो टेस्ट ट्यूब है उसके साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं और ये जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है ये बदल जाता है वाइट में, मतलब कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर बिल्कुल उड़ जाता है और वो बिल्कुल वाइट क्रिस्टलाइन बन जाते हैं। और जब इसको हीट किया गया था तो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर इसकी तली में जमा हो जाते हैं टेस्ट ट्यूब में और कलर फेड होकर वाइट हो जाता है। तो बच्चों इससे आपको पता चलेगा कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का ब्लू कलर उस वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से था जो कि उसके क्रिस्टल में मौजूद थे पहले, लेकिन जब उसको गर्म किया गया तो वो क्रिस्टल में से वो वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होके इसकी तली के आसपास आपको बूंदों के रूप में नज़र आते हैं और जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड होकर वाइट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, राइट। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जो दी गई है पहले उसको पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट में क्या है। अबव इमेज शोज एन एक्सपेरिमेंट वेयर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दे टर्न वाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, if you mention the crystals again with water you will find that color of crystal reappears।
बच्चों जब उन क्रिस्टल्स को गर्म किया गया था और क्रिस्टल्स गर्म करने से ब्लू कलर फेड हो गया था, तो बच्चों जब उस फेड क्रिस्टल को, मतलब उस वाइट क्रिस्टल्स में अगर 2-3 बूंदें दोबारा पानी की डाली जाएंगी तो दोबारा उसका कलर ब्लू में बदल जाएगा, राइट। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का ब्लू कलर है वो उन वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से ही था, जो कि क्रिस्टलाइन वाटर कहलाते हैं। क्योंकि जो भी सल्फेट, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल थे उसमें क्रिस्टलाइन वाटर मौजूद था, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लू था। लेकिन जब उसको गर्म किया गया, हीट किया गया, तो वो वाटर क्रिस्टलाइन वो इवेपोरेट होके बाहर चले जाते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के तली में छोटी छोटी ड्रॉप्स के रूप में आपको नज़र आ जाते हैं और उस कॉपर सल्फेट में से वो वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, इसीलिए उसका जो ब्लू कलर था वो वाइट हो जाता है। लेकिन जब दोबारा आप इसी क्रिस्टल्स में पानी की कुछ बूंदें डालोगे तो दोबारा उनका रंग ब्लू हो जाता है, राइट। तो चलिए बच्चों, अब इससे जुड़े क्वेश्चंस को हम करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। CuSO4 के साथ कितने वाटर क्रिस्टल होते हैं बच्चों? 5 H2O। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इफ़ द क्रिस्टल ऑफ मोशन विद वाटर विच कलर ऑफ क्रिस्टल अपीयर। बच्चों अगर उन क्रिस्टल्स को दोबारा मोशन किया जाए, दोबारा पानी की बूंदें डाल दी जाएं, तो उसका कलर दोबारा ब्लू हो जाता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज वेरिएबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्ट। नहीं बच्चों, किसी भी सॉल्ट में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, CuSO4 के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें हमेशा 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पाए जाते हैं। जो क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो होते हैं 5 मॉलिक्यूल्स, और ये फिक्स्ड नंबर होते हैं, ना कि वेरिएबल। तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? फॉल्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, द सॉल्ट विच डज नॉट पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उनमें से कौन सा है बच्चों? देखो जिप्सम में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वॉशिंग सोडा में भी होता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर, राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, वो आपको अभी मैं बता चुका हूँ बच्चों, CuSO4.5H2O, क्योंकि कॉपर सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं बच्चों? 5, राइट। तो चलिए बच्चों अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में, अ सब्सटेंस X which is a oxide of an element is used intensively in the cement factory। सीमेंट फैक्ट्री में इस X सब्सटेंस के ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। दिस एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन बोन्स ऑल्सो, हमारी हड्डियों में भी ये एलिमेंट पाया जाता है। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो जब इसको लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो रेड लिटमस को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये जो ऑक्साइड है इस मेटल का, ये क्या है? बेसिक नेचर का। तो मतलब X एक मेटल है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के पाए जाते हैं, है ना बच्चों। आपको याद दिला देता हूँ मैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। और जब किसी बेस को रिएक्ट करवाया जाता है, जब किसी बेस को जब रेड लिटमस पर डाला जाता है तो वो उसको ब्लू कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो हमें पता चल गया X एक मेटल है और उसका ऑक्साइड है, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? सीमेंट फैक्ट्री में। मींस कैल्शियम हो सकता है, हमारी हड्डियों में भी होता है तो कैल्शियम हो सकता है, तो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, ये हम मान के चलते हैं, है ना। क्योंकि ये जो कैल्शियम, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर का है, और जब इसको रेड लिटमस पर डाला गया तो उसको उसने ब्लू कर दिया, राइट। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, द सब्सटेंस X इज़ एन ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये कैल्शियम ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सब्सटेंस X। अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड है तो उसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों? क्विक लाइम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्विक लाइम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों,
स्लेकिंग ऑफ लाइम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब स्लेक लाइम कब बनता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया जाए वाटर के साथ H2O के साथ, तो क्या बनता है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम कहा जाता है। तो बच्चों मिल्क ऑफ लाइम भी इसका कॉमन नेम है स्लेक लाइम का। तो मिल्क ऑफ लाइम के बनने की वजह से ही स्लेकिंग ऑफ लाइम होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क ऑफ लाइम इज़ द रीज़न कि स्लेक लाइम बन रहा है। तो आंसर क्या है बच्चों इसका? ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ लाइम, राइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन वाटर इज एडेड टू द सब्सटेंस एक्स। जब बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाए H2O के साथ, तो क्या ऑब्जर्वेशन होती है? बच्चों जब चूने में पानी मिलाया जाता है ना, तो बहुत हीट भी निकलती है और बबलिंग भी होती है, वाइग्रस बबलिंग होती है और हिसिंग साउंड होती है। हिस की ऐसी आवाज़ आपको आएगी और इवोल्यूशन हीट भी होगी और बबलिंग भी होगी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, वाइग्रस बबलिंग विद इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड हिसिंग साउंड। तो बच्चों ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल होता है, क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH2 बनता है, जिसे मैंने अभी आपको बताया मिल्क ऑफ लाइम। तो बच्चों जब ये बनता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हिसिंग साउंड आपको सुनाई देती है और बबलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर इज कम्बिनेशन रिएक्शन। आपने देखा जब CaO को हमने रिएक्ट करवाया H2O के साथ, तो जब रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया? CaOH2। तो दो अलग अलग रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मीन्स ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, आइए जानते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब बच्चों वेजिटेबल मैटर्स को डिकम्पोज किया जाता है तो ये एक एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का होता है, क्योंकि जब कूड़े के ढेर को आपने देखा होगा, उस कूड़े के ढेर को यदि आप हटाओ तो उसमें से बहुत हीट आपको फील होती है, क्योंकि डीकम्पोजिशन होने से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये हो जाता है और हीट हमें इसमें प्राप्त होती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों और क्या बताया गया कि डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट, जब वेजिटेबल मैटर को कंपोस्ट में बदला जाता है तो ये एग्जांपल होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। कंपोस्ट प्रोवाइड्स अ स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर दैट इम्प्रूव्स द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। और ये कंपोस्ट किसी भी सॉइल की बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल जो इम्प्रूवमेंट होती है उसको उसमें इम्प्रूव करने में इसकी यूज़ किया जाता है इस कंपोस्ट का, राइट। तो कई बार आपने देखा होगा कि खेतों में भी कंपोस्ट को डाला जाता है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, देयरबाय एनहेंसिंग सॉइल क्वालिटी एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इस कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है खेतों में। सो दिस कंपोस्ट कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर सप्लीमेंट बाय द फार्मर्स इन द फील्ड। और आपने यही चीज़ आपने देखी होगी, खेतों में कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र, एज अ बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र इसका यूज़ किया जाता है, राइट। तो चलिए बच्चों अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बच्चों एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट निकलती है, मीन्स जब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब नेचुरल गैस को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हीट निकलती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जब किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो भी बच्चों हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिया गया है, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, आइए देखते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, क्या डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट ये एंडोथर्मिक है? यस। फेरस सल्फेट को जब डिकम्पोज करना होता है तो हीट देनी होती है, तभी वो जाके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये
एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करने के लिए हीट देनी पड़ती है, राइट। अगला देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करने के लिए भी हीट दी जाती है। तो बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल किसके हुए, एंडोथर्मिक के। सो बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर देयर। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन एंड थर्ड होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। सो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन सी, 3 डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया गया, ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन एनर्जीज आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स विच इज़ नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में ही हीट एब्जॉर्ब की जाती है और उसके बाद उस कंपाउंड का डीकम्पोजिशन हो पाता है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन are endothermic but decomposition of vegetable matter into compost is exothermic because, यहाँ देखिए बच्चों आप कि जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे होते हैं एंडोथर्मिक, लेकिन जो डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल है जैसे कि जिसको कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है वो एक्सोथर्मिक होता है, बिकॉज इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन डन बाय माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। जो ये तीनों के तीनों जो कंडीशन आपको बताई गई हैं बच्चों, ये कंपोस्ट बनाते समय ये तीनों होते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है, राइट। सो इस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और बच्चों इस पार्ट 1 और पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है और आप इसकी लिख के प्रैक्टिस भी करोगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया मेरी इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।